हेलो गाइस, स्वागत है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की इस वीडियो लेक्चर के अंदर। हम बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में। हम डिमांड के बारे में बात कर रहे थे और थ्योरी ऑफ डिमांड पे ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। जिन स्टूडेंट्स ने पहले दो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले दोनों वीडियो लेक्चर पहले देखेंगे, उसके बाद ये वीडियो लेक्चर देखेंगे। ये वीडियो लेक्चर तभी काम का है, तभी फायदे का है जब आपने पिछले प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स देख लिए हो। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो लेक्चर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके गाइस, हम बात कर रहे थे डिमांड के बारे में, थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में। और क्या क्या पढ़ चुके थे हम थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में? सबसे पहले हम पढ़े थे पहले वीडियो लेक्चर में डेफिनेशन क्या होती है डिमांड की, कि जो हम आम भाषा के अंदर बोलते हैं डिमांड के बारे में, क्या वही डिमांड होती है क्या? नहीं, डिमांड की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक्स के हिसाब से, उसी को डिमांड बोला जाता है। तो हमने पहले लेक्चर में, यानी कि पहले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन। जो दूसरा वीडियो लेक्चर था उसमें आपको बताया गया था कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है और डिमांड कर्व क्या होता है। जब भी हमने डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व बनाया तब हमने देखा कि ये प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप था और बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट थे, सेटरस पेरिबस। हमने देखा डिमांड दो तरीके की थी, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट। जब हमने डिमांड शेड्यूल पढ़ा तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। जब हमने डिमांड कर्व पढ़ा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। आज हम बात करेंगे डिमांड फंक्शन के बारे में। हेडिंग है हमारी, देखिए, डिमांड फंक्शन। आज का हमारा टॉपिक है डिमांड फंक्शन। जैसे डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व दो तरीके के थे, वैसे डिमांड फंक्शन भी दो तरीके का होगा, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। तो पहले बात करते हैं डिमांड फंक्शन आखिर है क्या। तो गौर से सुनिए, एक कमोडिटी की डिमांड, एक कमोडिटी की डिमांड और उस डिमांड को जो जो फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं उनके बीच का रिलेशनशिप। एक कमोडिटी की डिमांड और उस डिमांड को जितने भी फैक्टर इंफ्लुएंस कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, उसका रिलेशन आपस में पढ़ना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंज्यूमर की डिमांड कई बातों पे डिपेंड करती है। कमोडिटी के प्राइस पे डिपेंड करती है, कंज्यूमर की इनकम पे डिपेंड करती है, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसा है उस पर डिपेंड करती है, कंज्यूमर जो कमोडिटी खरीदते जा रहा है उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में कैसा है उस पर डिपेंड करती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हम यहां डिमांड फंक्शन के अंदर बात करेंगे एक कमोडिटी की डिमांड और उस डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स के बीच का रिलेशनशिप। ओके, देखिए, ये जो टर्म फंक्शन है ना, ये फंक्शन टर्म बेसिकली एक मैथमेटिकल टर्म है, एक साइंटिफिक टर्म है, जिसका साइंस के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर बहुत यूज होता है। बाकी सारी जगहों पे उसका यूज रेयर है, यहां इकोनॉमिक्स में जरूर यूज हो रहा है। तो जब आप दो रिलेशनशिप को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हो, फंक्शनल फॉर्म में एक्सप्लेन करते हो, तो उसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन। अब क्या है मैथमेटिकल रिलेशनशिप, क्या है फंक्शनल रिलेशनशिप, वो आगे अभी हम बात करेंगे, तब आपको समझ आएगा। फिलहाल हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि क्या है डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन। तो देखिए ध्यान से, डिमांड फंक्शन क्या लिखा है? इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप, इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप, यहां अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। It shows the functional relationship between quantity demanded for a particular commodity and factors influencing it. It shows the functional relationship between quantity demanded for a particular commodity and the factors influencing it. तो यहां हमने तीन बातें अंडरलाइन की है। सबसे पहली फंक्शनल रिलेशनशिप, ये अभी आगे क्लियर होगा क्या होता है फंक्शन रिलेशनशिप, कैसा दिखता है, कैसे लिखते हैं, ये बात आपको आगे क्लियर होगी अभी यहां पे। लेकिन आगे क्या लिखा है फंक्शन रिलेशनशिप के अलावा? क्वांटिटी डिमांडेड, इसको अंडरलाइन किया है, एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। यानी एक कमोडिटी की डिमांड और उस डिमांड को कौन कौन से फैक्टर इंफ्लुएंस करते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, डिमांड के ऊपर किन किन बातों का इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उसका रिलेशनशिप हम कहां पढ़ते हैं? डिमांड फंक्शन में। अभी यहां पे एक टर्म क्लियर नहीं हुई है, फंक्शनल रिलेशनशिप। वो जब मैं आपको फंक्शन कैसा दिखता है दिखाऊंगा तब क्लियर होगा। तो क्या है डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन? इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटरमिनेंट्स और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट और फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। किसी कमोडिटी की डिमांड और उस डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं डिमांड फंक्शन में। क्या खास बात है वर्ड फंक्शन की? ये एक मैथमेटिकल, टेक्निकल, साइंटिफिक टर्म है जिसका अक्सर यूज कहां होता है? मैथ्स में यूज होता है, साइंस में यूज होता है, चीजों के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए। अब आइए आगे बात करते हैं। अब हमने समझा था
एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है मार्केट डिमांड। क्या मतलब होता है इंडिविजुअल डिमांड का? इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है एक इंडिविजुअल की डिमांड, मेरी अकेले की डिमांड, मिस्टर बी की डिमांड, मिस्टर सी की डिमांड, मिस्टर जेड की डिमांड। ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड, एक इंसान की, एक अकेले इंसान, जैसे मिस्टर ए की डिमांड। तो अगर मैं कहूं आपसे कि डिमांड फंक्शन आपने अभी डिफाइन किया, अगर आपसे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, पहला टाइप है ये, दो तरीके का होगा, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। अगर आपसे पूछा जाए इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करिए, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है इसको एक्सप्लेन करिए, तो डिमांड फंक्शन आपको समझाया अभी, तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन ऐसे ही बनेगी, बस डिफरेंस क्या होगा कि यहां पे हम लिख देंगे क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल, क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के अंदर? इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप, इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल एंड its various determinants or its or various factors affecting it। क्या होगी डेफिनेशन? एक इंडिविजुअल जो किसी कमोडिटी की डिमांड करता है, उसकी डिमांड और उस डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो है उनके बीच का रिलेशनशिप, उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अब आप यूं समझें कि मैं एक इंडिविजुअल हूं और मैं एक कमोडिटी की डिमांड करने चाहता हूं, तो मेरी डिमांड को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं? इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्टिविटी को जब मैं एक मैथमेटिकल टर्म में, एक फंक्शनल टर्म में एक्सप्लेन करता हूं, तो वो मेरे लिए होगा मेरा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अब देखिए इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन दिखता कैसा है, शकल सूरत कैसी होती है, तब आपको ये बात क्लियर होगी फंक्शनल रिलेशनशिप। देखिए इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, और ये हमने फंक्शन लिखा, मैं इसे एक रेड कलर के बॉक्स में डाल देता हूं, ये है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। देखिए यहां लिखा है dx, dx लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? dx। क्या मतलब है dx का? वो देखो नीचे लिखा हुआ, dx का क्या मतलब होता है? डिमांड फॉर कमोडिटी x, डिमांड फॉर कमोडिटी x, x कमोडिटी की डिमांड इज इक्वल्स टू f। क्या मतलब है f का? ये f स्मॉल लिखा हुआ है, ठीक है, इस f का एक, ये f किसी बात को इंडिकेट कर रहा है, किसी साइन को शो कर रहा है। क्या मतलब है f का? फंक्शन ऑफ, डिपेंड्स अपॉन। हम ये कहना चाह रहे हैं x कमोडिटी की डिमांड फंक्शन है, या x कमोडिटी की डिमांड डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन, फंक्शन ऑफ डिपेंड करती है। किन बातों पे डिपेंड करती है? फिर उन सबको यूं ब्रैकेट में लिखा जाता है। देखिए ये फंक्शन वाली टर्म बार बार आएगी, डिमांड का फंक्शन आया, सप्लाई का फंक्शन आएगा, प्रोडक्शन फंक्शन आएगा, कॉस्ट फंक्शन आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, हर जगह हम इस तरीके का फंक्शनल रिलेशनशिप पढ़ते हैं। जब भी फंक्शनल रिलेशनशिप पढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल होता है, राइट हैंड साइड में शुरुआत होती है एफ लिखकर ब्रैकेट से। एफ का मतलब होता है फंक्शन ऑफ डिपेंड्स अपॉन, कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करता है, फिर यूं ब्रैकेट में वो सारी बातें लिख दी जाती है। तो यहां डिमांड के बारे में बात करें तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? एक्स की डिमांड, डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी, फंक्शन, फंक्शन ऑफ, एज अ फंक्शन ऑफ, ब्रैकेट शुरू पी एक्स। क्या मतलब है पी एक्स का? वो समझिए, पी एक्स प्राइस ऑफ एक्स, यानी एक्स की डिमांड डिपेंड करती है एक्स के प्राइस पे। बिल्कुल सही बात है, आप जानते हैं हमने एक शॉर्ट डिस्कशन किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के ऊपर, पहले वीडियो लेक्चर के अंदर, थ्योरी ऑफ डिमांड के पहले वीडियो लेक्चर के अंदर। उस वीडियो लेक्चर में मैंने कहा था कि मैं आपको फैमिलराइज करवाना चाह रहा हूं थ्योरी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर से, तो आप एक बार ये सारी चीजें को बस इन जनरल पता रखें। अभी हम डिटेल में एक एक पॉइंट की स्टडी करेंगे। तो पी एक्स का मतलब क्या हुआ? प्राइस ऑफ एक्स, एक्स कमोडिटी का प्राइस। फिर कॉमा लगा के क्या लिखा है? पी आर, पी आर का क्या मतलब है? पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो एक्स की डिमांड डिपेंड करती है एक्स के प्राइस पे, रिलेटेड गुड्स के प्राइस पे। क्या होते हैं रिलेटेड गुड्स? इसके बारे में भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था आपको कि जब हम कोई कमोडिटी खरीदते हैं तो उसके सब्स्टिट्यूट्स भी हम ध्यान में रखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं रिबॉक खरीदने जा रहा हूं और एडिडास के प्राइस डाउन हो गए तो मैं अपनी गाड़ी घुमा लेता हूं एडिडास की तरफ, यानी कि एक कमोडिटी की डिमांड के रिलेटेड कमोडिटी उसका सब्स्टिट्यूट गुड हो सकता है,
या उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो सकता है। इस पे मैं आपको बताए थे और अब हम डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। हम एक एक पॉइंट को भी डिटेल में डायग्रामेटिक फॉर्म में, फंक्शनल फॉर्म में, इक्वेशनल फॉर्म में, हर तरीके से अभी हम यहां पे समझेंगे। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी जब मैं कोई चीज खरीदने जाता हूं तो मैं उसके प्राइस के बारे में सोचता हूं, यानी मेरी डिमांड पे उसके प्राइस का असर पड़ता है। मेरी डिमांड पे उससे रिलेटेड गुड्स जो है मार्केट में, यानी जो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या जो कॉम्प्लीमेंट्री अवेलेबल है, उसके प्राइसेस का असर भी पड़ता है। फिर थर्ड क्या लिखा है, वाई। वाई मींस इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ऑब्वियसली कंज्यूमर की इनकम जैसी होगी वैसी उसकी डिमांड होगी। अगर इनकम बदलती है तो उसकी डिमांड बदल जाती है। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एक्स कमोडिटी की डिमांड पर कंज्यूमर की इनकम का असर भी पड़ेगा। उसके बाद क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टी का क्या मतलब है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो एक कमोडिटी की डिमांड पर हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का असर पड़ता है। मैं एक इंडिविजुअल कैसी डिमांड करूंगा, कौन सी कमोडिटीज की डिमांड करूंगा, जो मेरे टेस्ट और मेरी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग है, मैं उनकी डिमांड करूंगा। मैं उस कमोडिटी के सारे फैक्टर्स कंसीडर करता हूं। हम क्या पढ़ रहे हैं यहां पे, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, यानी एक इंडिविजुअल की डिमांड पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट डालेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। तो उस कमोडिटी का प्राइस असर डालेगा, रिलेटेड गुड्स का प्राइस असर डालेगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर का इफेक्ट आएगा, टी का मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, उसका इफेक्ट आएगा। एक और पॉइंट लिखा है ई। क्या मतलब है ई का, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। जिस कमोडिटी की आप डिमांड कर रहे हो, कौन सी कमोडिटी है, एक्स की डिमांड कर रहे हैं, अगर उस एक्स कमोडिटी के फ्यूचर के प्राइस में कोई चेंज होने वाला है, उसके प्राइस में फ्यूचर में कोई चेंज होने वाला है, तो आज के दिन डिमांड पे उसका इफेक्ट पड़ता है। अगर फ्यूचर में महंगा होने वाला हो तो आज के दिन हम डिमांड बढ़ा देंगे, फ्यूचर में प्राइस डाउन होने वाला हो तो आज के दिन हम उसकी डिमांड कम कर देंगे। तो हम यहां पे आज बात कर रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के बारे में। और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या कहता है, एक इंडिविजुअल जब किसी कमोडिटी की डिमांड करता है, उस कमोडिटी की डिमांड और उस डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप जो हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। क्या होता है फंक्शनल रिलेशनशिप, ये शकल सूरत का रिलेशनशिप जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल रिलेशनशिप बोलते हैं। ये एक्सप्लेनेशन का एक साइंटिफिक अप्रोच है, टेक्निकल अप्रोच है, मैथमेटिकल अप्रोच है, ठीक है। यानी बेसिकली ये साइंटिफिक टर्म है जो हम दो चीजों के बीच के रिलेशनशिप को या दो से ज्यादा चीजों के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं। यानी हम कह रहे हैं प्राइस का डिमांड पे असर आएगा, रिलेटेड गुड्स के प्राइस का असर आएगा, इनकम का इफेक्ट आएगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का इफेक्ट आएगा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का इफेक्ट आएगा। यानी देयर आर टू मेनी फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी बाय एन कंज्यूमर। ओके गाइस, तो अब हम हर एक पॉइंट को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं, जब मैं ये प्राइस के बारे में बात करूंगा, पी एक्स प्राइस के बारे में बात करूंगा, तब हम यहां पे ये अज्यूम करेंगे बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है। जब मैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के बारे में बात करूंगा तब हम बाकी सारे फैक्टर को कांस्टेंट मानेंगे। वाई के इनकम के बारे में बात करेंगे तो बाकी सारे फैक्टर को कांस्टेंट मानेंगे। ये बाकी सारे फैक्टर को कांस्टेंट मानना क्या कहलाता है, सेटरस पेरिबस, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। फिर से बता दूं ऐसा क्यों करते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं इसकी डिमांड के ऊपर, इसकी डिमांड को अफेक्ट करने में कई लोगों का हाथ है। यूं समझ लीजिए, कई फैक्टर्स का हाथ है। यूं समझ लीजिए कि कमोडिटी की डिमांड पर बहुत सारी चीजें अपना असर रखती है। जब आप समझना चाहते हो ना कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस का क्या असर है, तो बाकियों के इफेक्ट को न्यूट्रल रखना पड़ेगा, उनको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। जब हम ये जानना चाहते हैं कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस का क्या असर आएगा, तो बाकी चीजों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। जब हम ये जानना चाहते हैं कि इनकम का क्या असर आएगा, तो हमें बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो आइए बात करते हैं पहले प्राइस ऑफ एक्स से, फिर रिलेटेड गुड्स के प्राइस से, फिर इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। यहां सिर्फ समझाने के लिए हमने 5 पॉइंट लिए। ओके, बात करते हैं आगे। तो हमारा पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। ये था हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड एटसेट्रा। हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले प्राइस ऑफ एक्स। तो नंबर 1 पे हमने लिखा है प्राइस ऑफ एक्स, पी एक्स। और क्या कहा था कि इस एक्स की डिमांड पर एक्स के प्राइस का इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जब हम ये पॉइंट पढ़ते हैं, ये टॉपिक पढ़ते हैं, तब हम बाकी सारे फैक्टर क्या मानकर चलते हैं, कांस्टेंट मानकर चलते हैं। तो देखिए
अगर मैं सिर्फ प्राइस के लिए फंक्शन लिखूं तो वो फंक्शन क्या होगा, ये रहा, ध्यान से देखिए इधर, dx, क्या लिखा है dx, क्या मतलब होगा dx का, डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी, क्या मतलब होगा dx का, डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी। f क्या मतलब है f का, फंक्शन ऑफ या डिपेंड्स अपॉन, इस बार ब्रैकेट में यानी फंक्शन में, यानी कि कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं उसमें सिर्फ एक वैल्यू लिखी है, क्या लिखा है px, इन सारों में से सिर्फ मैंने px को यहां लिखा है, यानी x की डिमांड डिपेंड करती है x के प्राइस पे, x की डिमांड डिपेंड्स अपॉन और फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ x, और यहां क्या लिखा है साथ में OF, और यूं सर के ऊपर एरो लगा हुआ है OF, सर के ऊपर एरो लगा है, सर के ऊपर एरो लगा है इसका मतलब है कांस्टेंट पड़ा है। अगर एरो यूं होता ना, यूं ऊपर जाता हुआ, इसका मतलब बढ़ रहा है, एरो यूं होता नीचे आता हुआ, इसका मतलब कम हो रहा है, लेकिन हमने तो यहां सर के ऊपर यूं एरो लगाया हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसका क्या मतलब है, कांस्टेंट। OF क्या है अब ये, OF का मतलब है अदर फैक्टर्स, क्या मतलब है OF का, अदर फैक्टर्स, देखो क्या लिखा है हियर, OF इज इक्वल्स टू अदर फैक्टर्स, OF का मतलब है अदर फैक्टर्स, तो अदर फैक्टर सारे के सारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, अदर फैक्टर सारे के सारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि ना तो रिलेटेड गुड के प्राइस का कोई इफेक्ट पड़ना है, ना इनकम का, ना टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का, ना ही फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का, और ना ही किसी और फैक्टर का, यानी इस एक्स की डिमांड पर सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली उस एक्स के प्राइस का असर पड़ रहा है, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट पड़े। अब बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट पड़े हो, सिर्फ प्राइस बदलता हो, तब एक इंडिविजुअल क्या करता है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम कर देता है, प्राइस बढ़ने पर, ये देखो इस टेबल को ध्यान से, पहले कॉलम में लिखा है प्राइस ऑफ एक्स px, और दूसरे कॉलम में क्या लिखा है, डिमांड फॉर एक्स dx। क्या करता है कि इंडिविजुअल प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम कर देता है, और प्राइस कम होने पर डिमांड को बढ़ा देता है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम, प्राइस कम होने पर डिमांड को ज्यादा करता है, अगर अदर फैक्टर कांस्टेंट है। अभी सपोज करिए, मैं, ये एजम्पशन है, क्या बोलते हैं इसको, एजम्पशन, कि जब हम ये रिलेशन पढ़ रहे हैं तो कुछ बातें एज्यूम करनी पड़ेगी, और वो एजम्पशन में क्या है, बाकी अदर फैक्टर कांस्टेंट रहने चाहिए। लेकिन अगर मान लो अदर फैक्टर में से कोई फैक्टर बदल जाए, सपोज करो इनकम बदल गई, प्राइस भी बदला और साथ में इनकम भी बदल गई, तब क्या ऐसा रिलेशनशिप होगा क्या, इनवर्स ऑपोजिट रिलेशनशिप होगा क्या। तो ध्यान से देखिए, हम क्या कहते हैं, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है। अब अगर इनकम, प्राइस तो बढ़ा, साथ साथ आपकी इनकम भी बहुत सारी बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई, तब शायद प्राइस बढ़ने पर आप डिमांड को कम ना करो। प्राइस बढ़ेगा तो डेफिनेटली डिमांड कम होगी, यानी प्राइस तो डिमांड को कम ही कर रहा है, लेकिन अगर साथ साथ इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड वापस बढ़ जाएगी। तो इनकम ने तो डिमांड को बढ़ाया और प्राइस ने डिमांड को कम किया, नेट रिजल्ट यह आया कि डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ा, प्राइस बढ़कर डिमांड को कम करना चाहता है और इनकम बढ़कर डिमांड को वापस बढ़ा देता है, तो डिमांड पे नेट इफेक्ट कुछ नहीं आया, ठीक। लेकिन अगर आपको यह समझना है कि प्राइस का इफेक्ट यही आना चाहिए, तब आपको अदर फैक्टर को क्या मानकर चलना पड़ेगा, कांस्टेंट, यानी आपको इनकम को क्या मानकर चलना पड़ेगा, कांस्टेंट मानकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनकम भी बढ़ गई तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम नहीं होगी। अगर आप प्राइस की पंचायती, प्राइस का इफेक्ट, प्राइस का इंपैक्ट समझना चाहते हो तो आपको बाकी सारे फैक्टर को कांस्टेंट लेकर चलना पड़ेगा, इसलिए बाकी किसी भी फैक्टर का कोई इफेक्ट इस डिमांड पे नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ किसका इफेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं हम, कि खाली प्राइस का क्या असर होता है। तो प्राइस का तो भैया अपोजिट असर होता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। और मैंने आपको बेसिक टूल्स वाले टॉपिक के अंदर बताया था कि जब दो चीजों में इनवर्स एंड अपोजिट रिलेशनशिप होता है, जब दो चीजों में इनवर्स एंड अपोजिट रिलेशनशिप होता है तो कर्व कैसा बनता है, नेगेटिवली स्लोप्ड। नेगेटिवली स्लोप्ड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो देखिए ये एक लाइन आई आपके सामने, एक कर्व आया, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, वाई एक्सिस पे क्या लिया हमने, प्राइस ऑफ एक्स, क्या लिया वाई एक्सिस पे, प्राइस ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, डिमांड फॉर एक्स, वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस पे है डिमांड फॉर एक्स। एक्स के प्राइस और एक्स की डिमांड के बीच का रिलेशनशिप अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखते हुए अपोजिट इनवर्स रिलेशनशिप बनता है, इसलिए कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड है। अब ध्यान से समझना इस कर्व को, मान लेते हैं पहले बिगिनिंग में एकदम इनिशियली हमारा प्राइस था P, ये रहा P प्राइस, हम थे इस कर्व के ए पॉइंट के ऊपर, P प्राइस था और हम थे इस कर्व के ए पॉइंट के ऊपर, P प्राइस था और हम थे इस कर्व के ए पॉइंट के ऊपर, तो कितनी डिमांड थी Q, P प्राइस पे कितनी डिमांड होती है Q, P प्राइस पे कितनी डिमांड होती है Q। अब प्राइस बढ़ता है, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, तो प्राइस बढ़ा, P से कितना हो गया प्राइस P1,
प्राइस इंक्रीज हुआ, तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ आपकी डिमांड, आप यहां आ गए बी पॉइंट पे, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ आप ए पॉइंट से कहां गए, बी पॉइंट पे, और डिमांड कितनी हो गई, Q1। प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या हो गई, कम, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम, तो ये बी पॉइंट। अब मान लो प्राइस कम होता तो क्या होता, तो प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस कम हो जाता है, ये प्राइस कम किया अपन ने, जैसे ही प्राइस कम किया आप ए पॉइंट से आ गए सी पॉइंट पे यहां पे, और इस सी पॉइंट पे डिमांड कितनी, Q2, तो जैसे ही प्राइस कम होता है P से P2 होता है प्राइस, आपकी डिमांड Q से कितनी हो जाती है, Q2, प्राइस कम होने पर डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो बता रहा है ना इस ऑपोजिट और इनवर्स रिलेशनशिप को, तो यहां पे इनवर्स रिलेशनशिप होगा प्राइस और डिमांड के बीच में अगर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हो, तो ध्यान रखना अदर फैक्टर कांस्टेंट। अब बात करेंगे रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं और उसका डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। ओके गाइस, तो बात करते हैं रिलेटेड गुड्स के बारे में। हमने फंक्शन ये लिखा था, प्राइस ऑफ एक्स पे बात कर ली, अब बात कर रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे। तो जब इसके बारे में बात करेंगे तो बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट होंगे। रिलेटेड गुड्स यानी कि मार्केट में आप एक कमोडिटी एक्स, मान लो ये है एक्स कमोडिटी खरीदने जाते हो, तो उससे रिलेटेड जितने भी गुड्स है उनका प्राइस, उसके प्राइस का असर इसकी डिमांड पर, ये एक्स है इसकी डिमांड पर रिलेटेड गुड के प्राइस का असर। तो समझते हैं, पहले तो फंक्शन देखिए क्या लिखा है फंक्शन में, dx डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ, f मतलब फंक्शन ऑफ PR, PR का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी इस बार हम ये कहना चाह रहे हैं x की डिमांड डिपेंड करती है रिलेटेड गुड के प्राइस पे, x की डिमांड फंक्शन है रिलेटेड गुड के प्राइस का। बाकी सारे फैक्टर OF अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स क्या पढ़े हैं, कांस्टेंट पढ़े हैं। यानी जब हम किसी एक पॉइंट को समझते हैं तो बाकी सबके इफेक्ट को हम न्यूट्रल लेकर चलते हैं, कांस्टेंट मानकर चलते हैं। यानी हमें समझना है रिलेटेड गुड के प्राइस का क्या इफेक्ट आएगा। अब रिलेटेड गुड क्या है इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रिलेटेड गुड दो तरीके के होते हैं, पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड। आप देखिए मैंने यहां लिखा है सब्स्टिट्यूट गुड पहला टाइप और यहां लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड सेकंड टाइप। सबसे पहले बात करते हैं अपने सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में। ये रहा, क्या है सब्स्टिट्यूट गुड्स, गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की जगह यूज में लाए जा सकते हैं, गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, जो एक दूसरे की जगह यूज में लाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी किसमें आएगा, सब्स्टिट्यूट गुड में आएगा। कोई गेस्ट आता है घर में तो पूछते हैं ना क्या लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, ठंडा लेंगे, क्या लेंगे, दीज आर सब्स्टिट्यूट्स। कोक एंड पेप्सी, पेप्सी पी लीजिए या उसकी जगह कोक पी लीजिए, फैंटा पी लीजिए या मिरिंडा पी लीजिए। पेन एंड पेंसिल, ये भी सब्स्टिट्यूट है आपस में। राइस एंड व्हीट, ये भी सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट्स इन जनरल हम बात कर रहे हैं, ये सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं जो एक दूसरे की जगह यूज में लाए जा सकते हैं। तो ये तो समझाया यहां आपको रिलेटेड गुड का एक टाइप कौन सा, सब्स्टिट्यूट गुड। अब बात करते हैं रिलेटेड गुड के दूसरे टाइप की, क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट तो वो थे जो एक दूसरे की जगह यूज में आ सकते थे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होते हैं, जो एक साथ यूज में आते हैं। दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो किसी पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए एक साथ इस्तेमाल में लाए जाते हैं। गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, एक साथ यूज में लाए जाते हैं टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, किसी पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स एक साथ इस्तेमाल में लाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे जब हमें चाय बनानी होती है, टी बनानी हो रही होती है, तब हम वाटर यूज करते हैं, मिल्क यूज करते हैं, शुगर यूज करते हैं, कार्डमम यूज करते हैं उसके अंदर, टी लीव्स यूज करते हैं उसके अंदर, अदरक वो भी डालते हैं। ये सारी चीजें मिलकर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता है जो हमारी वांट सेटिस्फाई करता है। दैट मींस ये सारी चीजें आपस के अंदर क्या हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री हो गई। तो देखिए यहां पे टी एंड शुगर, ठीक है, ये चाय के लिए काम में आते हैं दोनों एक साथ, जॉइंटली डिमांडेड, यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। कार एंड पेट्रोल एक साथ यूज में आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए आपस में। पेन एंड रिफिल, ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, पेन और रिफिल। और क्या है, ब्रिक एंड सीमेंट, ये तो यहां जो एग्जांपल है सारे कॉम्प्लीमेंट्री के हैं, जिनकी डिमांड एक साथ की जाएगी किसी पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। और जो एक दूसरे की जगह यूज में आ सकते हैं वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकते हैं।
क्लियर है आपको? तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है उसका इफेक्ट, एक कमोडिटी की डिमांड पर उसके सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस का क्या असर होगा। एक कमोडिटी की डिमांड पर, तो मान लो एक्स है, उस एक्स कमोडिटी की डिमांड पर उसके सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस का क्या इफेक्ट आने वाला है, इसको हम पढ़ते हैं अभी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स पे बात करेंगे। तो बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस का एक्स कमोडिटी की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, या यूं भी बोल सकते हैं कमोडिटी एक्स की डिमांड पर उसके सब्स्टिट्यूट के प्राइस का क्या असर आएगा। क्लियर? तो देखिए प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे लिखा है इस फंक्शन को, डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी, डीएक्स मतलब डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ, एफ मतलब फंक्शन ऑफ, या क्या बोल सकते हैं डिपेंड्स अपॉन, ब्रैकेट में क्या लिखा है पी एस, पी एस का यहां मतलब है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या मतलब है पी एस का, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो एक्स की डिमांड पर उसके सब्स्टिट्यूट के प्राइस का असर पड़ेगा, बाकी सारे फैक्टर क्या पड़े, कांस्टेंट पड़े, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। तो अब हम यहां इस पॉइंट को समझते हैं एक एग्जांपल लेकर, रिबॉक एंड एडिडास का एग्जांपल ले रहे हैं। डिमांड हम ले रहे हैं एडिडास की, डिमांड किसकी ले रहे हैं हम, एडिडास की, यानी डीएक्स, डीएक्स यानी क्या क्या होगा यहां, डीएक्स का मतलब डिमांड फॉर एडिडास, और प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट कमोडिटी कौन है, एडिडास का सबसे क्लोज सब्स्टिट्यूट पकड़ लो, कौन सा एडिडास का, रिबॉक, तो एडिडास का सब्स्टिट्यूट है रिबॉक, तो प्राइस किसका लिया है आपने, रिबॉक का। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एडिडास की डिमांड पर उसके सब्स्टिट्यूट यानी कि रिबॉक के प्राइस का क्या इफेक्ट आएगा, यानी एक्स की डिमांड पर उसके सब्स्टिट्यूट के प्राइस का क्या असर आएगा। कौन है डीएक्स यहां पे, एडिडास, और कौन है यहां प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, रिबॉक। तो क्या देखते हैं आप कि जब मार्केट में रिबॉक के प्राइस हाई होते हैं, जब रिबॉक के प्राइस मार्केट में हाई हो जाते हैं तो रिबॉक यूज करने वाले उसके सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। रिबॉक महंगा हो गया तो एडिडास कंपैरेटिवली चीपर लग रहा है अपने को, तो रिबॉक महंगा हुआ तो रिबॉक कंज्यूम करने वाले एडिडास पे शिफ्ट हुए, तो रिबॉक के महंगा होते ही एडिडास की डिमांड बढ़ गई। कंक्लूजन क्या आया, एक कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है अगर इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गोज अप, अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस हाई हो जाता है तो एक कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है अगर उसके सब्स्टिट्यूट महंगे हो जाते हैं। एक कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कब, जब उसके सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम होता है। तो एक कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हुई सब्स्टिट्यूट का प्राइस डिक्रीज होने पर, ऑब्वियसली जब रिबॉक सस्ता होगा तो जो लोग एडिडास यूज करने वाले हैं वो दौड़ेंगे रिबॉक की तरफ, तो एडिडास की डिमांड क्या हो जाएगी, कम, तो रिबॉक सस्ता होने पर एडिडास की डिमांड कम, रिबॉक महंगा होने पर एडिडास की डिमांड ज्यादा। यानी कंक्लूजन ये आया, एक कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है अगर उसका सब्स्टिट्यूट महंगा हो जाता है, एक कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो जाती है अगर उसका सब्स्टिट्यूट सस्ता हो जाता है, चीप हो जाता है। ऐसी कंडीशन में, यानी कहने का मतलब किसी कमोडिटी की डिमांड और उसके सब्स्टिट्यूट के प्राइस के बीच में पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्या होता है डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप, बेसिक्स की क्लास देखिए, बेसिक टूल्स यूज्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, फर्स्ट लेक्चर देखिए, नहीं देखा है तो पहले सारे लेक्चर देखिए, उसके बाद यहां आइए इस क्लास को देखिए, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हम यहां क्या समझ रहे हैं, एक कमोडिटी की डिमांड के ऊपर उसके सब्स्टिट्यूट के प्राइस का पॉजिटिव या डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, और जब दो चीजों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो कर्व कैसा बनता है, लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड स्लोपिंग। तो देखिए यहां डायग्राम में वाई एक्सिस पे लिया है आपने सब्स्टिट्यूट का प्राइस, सब्स्टिट्यूट का प्राइस यानी इस एग्जांपल के हिसाब से क्या, रिबॉक का प्राइस, और एक्स एक्सिस पे क्या लिया आपने, एडिडास की डिमांड, एडिडास की डिमांड यानी डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी। और देखिए कर्व कैसा बन रहा है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बन रहा है। क्या बोल रहे हैं इसको हम, पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व बोल रहे हैं। समझते हैं, देखो ये रिलेशनशिप यहां साफ नजर आ रहा है। रिबॉक का प्राइस था P, आप इस कर्व के ए पॉइंट पे थे, कितनी डिमांड कर रहे थे एडिडास की, Q, P प्राइस था, डिमांड रिबॉक का प्राइस P था, एडिडास की डिमांड थी Q। अब हम कह रहे हैं कि रिबॉक का प्राइस बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो रिबॉक महंगा करो, रिबॉक का प्राइस बढ़ाओ, P से P1 कर लो। तो जैसे रिबॉक का प्राइस बढ़ा, अब आप आ गए B पॉइंट पे, और B पॉइंट पे डिमांड कितनी, एडिडास की Q1, यानी जैसे रिबॉक का प्राइस हाई हुआ डिमांड एडिडास की इंक्रीज हो गई। जब रिबॉक का प्राइस डाउन हुआ, P से P2 हुआ, डाउन हुआ प्राइस, नीचे की तरफ गया,
आप ए पॉइंट से कहां गए, सी पॉइंट की तरफ आए। सी पॉइंट पे डिमांड कितनी है, Q2, यानी जब रिबॉक का प्राइस कम हुआ, P से P2 हुआ, एडिडास की डिमांड भी कम हो गई, Q से कितनी हो गई, Q2, पीछे की तरफ आए ना, डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट तीनों को मिलाओगे तो कर्व कैसा बन रहा है, पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व बनता है। दैट मींस देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट्स। ओके, अब बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए हमने फंक्शन लिखा है dx इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी x की डिमांड डिपेंड करती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस पे, यानी x की डिमांड पे सिर्फ और सिर्फ उसके कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस का असर पड़ेगा। उसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे कांस्टेंट पड़े। जैसे हमने सब्स्टिट्यूट को रिबॉक एंड एडिडास के एग्जांपल से समझा, वैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री को भी एक एग्जांपल से समझते हैं। हम लेते हैं कार एंड पेट्रोल, हम लेते हैं कार एंड पेट्रोल। हम बात करेंगे कार की डिमांड पे असर, यानी dx क्या हो जाएगा, डिमांड फॉर कार। dx क्या हो जाएगा, डिमांड फॉर कार। और कार का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, पेट्रोल। तो प्राइस किसका ले रहे हैं अपने, पेट्रोल का। यानी हम क्या समझना चाह रहे हैं, कार की डिमांड पर पेट्रोल के प्राइस का असर, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट। ध्यान से अभी पहले ही समझा दूं, कार की डिमांड पर बहुत सारे फैक्टर का असर पड़ता है, सिर्फ पेट्रोल के प्राइस का असर नहीं पड़ता, बहुत सारे फैक्टर का असर पड़ता है। रियलिटी में प्रैक्टिकली यही होता है। मेरा पड़ोसी कार लेकर आया, मेरा दोस्त कार लेकर आया, तो मेरा भी मन हुआ मैं कार लूं, उसका असर भी पड़ता है। ठीक है, मुझे बैंक से बहुत इजीली कार खरीदने के लिए लोन मिलता है तो मैं कार ले लूंगा। लेकिन हम यहां क्या पढ़ रहे हैं, अदर फैक्टर कांस्टेंट है, यानी बाकी चीजों का इफेक्ट नहीं आ रहा है। सिर्फ हम क्या समझना चाह रहे हैं, कार की डिमांड पर सिर्फ पेट्रोल के प्राइस का अगर असर समझना चाहे तो वो क्या होगा, यानी बाकी फैक्टर कांस्टेंट है, न्यूट्रल है, उनको हमें कंसीडर नहीं करना। तो देखिए यहां इस टेबल के अंदर प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डिमांड फॉर कार, कार की डिमांड होगी dx, x की डिमांड यानी कार की डिमांड, और प्राइस ऑफ पेट्रोल यानी पीसी, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, प्राइस ऑफ पेट्रोल यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो अगर पेट्रोल महंगा होता है तो कार की डिमांड कम होती है, अगर पेट्रोल महंगा होता जाए तो पेट्रोल के प्राइस का सिर्फ असर पड़ रहा है, बाकी फैक्टर कांस्टेंट है, सिर्फ पेट्रोल के प्राइस का असर। तो पेट्रोल महंगा होगा तो कार की डिमांड कम होगी, पेट्रोल सस्ता होगा तो कार की डिमांड बढ़ेगी। पेट्रोल का प्राइस हाई होने पर कार की डिमांड कम हो रही है, पेट्रोल का प्राइस डाउन होने पर कार की डिमांड ज्यादा होती है। अभी पेट्रोल सस्ता होता जाए, 2-5 रुपए लीटर हो जाए, 10 रुपए लीटर हो जाए मान लो, तो कार की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि फिर कार को मेंटेन करना इजी होगा। और पेट्रोल महंगा होता जाए तो कार की डिमांड पे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या कार की डिमांड पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा, डिमांड कम होगी। यानी कहा जाए कंक्लूजन क्या है, तो हम कैसे बोलेंगे, एक कमोडिटी की डिमांड पर उसके कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस का नेगेटिव इंपैक्ट आता है, ऑपोजिट इंपैक्ट आता है, इनवर्स रिलेशनशिप है। There is inverse relationship between demand for a commodity and price of its complementary। इसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं। नेगेटिव रिलेशनशिप है तो भैया डायग्राम बनता है नेगेटिवली स्लोप्ड, बेसिक्स की क्लास में बताया था, नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व बनता है। देखिए y एक्सिस पे क्या लिया है, प्राइस ऑफ पेट्रोल, x एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, डिमांड फॉर कार। y एक्सिस पे प्राइस ऑफ पेट्रोल, x एक्सिस पे क्या, डिमांड फॉर कार। डिमांड फॉर कार यानी dx, x की डिमांड, और y एक्सिस पे प्राइस ऑफ पेट्रोल का क्या मतलब है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, PC। नेगेटिव रिलेशनशिप देख लीजिए, पेट्रोल का प्राइस P था, हम A पॉइंट पे थे, कार की डिमांड थी Q। पेट्रोल का प्राइस रेज हुआ, P से P1 हुआ, कार की डिमांड हो गई, हम आ गए A से B पॉइंट पे। पेट्रोल का प्राइस P से P1 हुआ तो हम B पॉइंट पे आए, कार की डिमांड Q से Q1 कम हो गई। पेट्रोल महंगा होता है, कार की डिमांड कम हो जाती है। पेट्रोल का प्राइस डाउन हुआ, P से P2 हुआ, हम A से C पॉइंट पे आए, प्राइस P2 हुआ तो कार की डिमांड Q2 इंक्रीज हो गई। पेट्रोल का प्राइस कम होने पर कार की डिमांड बढ़ जाती है, पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज होने पर कार की डिमांड बढ़ जाती है, और पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होने पर कार की डिमांड कम हो जाती है। कैसा डायग्राम बन रहा है, नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व, बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डिमांड फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ओके गाइस, तो यहां हमने आज की क्लास में ये 2 पॉइंट पढ़े हैं डिमांड फंक्शन के, प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें YTE यानी इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, इसके बारे में बात करेंगे। तब कंप्लीट होगा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, और फिर उसके साथ और बात करेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो तब तक आप सारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे से देख लीजिए अगर आपने नहीं देखे हैं, क्योंकि अगर आपने पीछे के वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस क्लास में आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। हम थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हर एक क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, तो हर एक क्लास को आप पढ़िए। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।